तो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने परमाणु की संरचना के संदर्भ में डाल्टन ने और थॉमसन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो जाना, और उसके बाद रदरफोर्ड ने ही परमाणु की संरचना को समझने के लिए एक प्रयोग किया जिसे हम रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग कहते हैं। तो इस प्रयोग के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और 3 स्टेप में हम इस प्रयोग को समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है वो जानेंगे, उसके बाद हम जो इसमें प्रेक्षण थे वो देखेंगे और उन प्रेक्षणों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए वो हम उसके बाद देखेंगे। तो प्रायोगिक व्यवस्था में सबसे पहले आप लोगों को बता रही हूँ कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक इस तरह का सेटअप लिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम का प्रयोग किया। रेडियो एक्टिव पदार्थ हम लोग जानते हैं कि वो पदार्थ जो अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम लिया जिससे कि अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, और इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को उन्होंने एक लेड बॉक्स के अंदर बंद किया जिससे कि अल्फा किरणें जो उत्सर्जित हो रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में उनको फोकस कर सके। जो अल्फा किरणें होती हैं वो धनावेशित किरणें होती हैं, धनावेश अल्फा किरणों पर होता है, और इन अल्फा किरणों को रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती के ऊपर गिराया। सोने की पत्ती इसलिए प्रयोग की गई क्योंकि सोने की जो पतली पतली जो चादरें हैं वो बनाई जा सकती हैं, यानी कि सोना जो धातु है बच्चों उसकी जो आघात वर्धनीयता का गुण होता है उसमें वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम बहुत ही पतली चादर सोने की बना सकते हैं, और सोने का जो नाभिक है वो बड़ा और भारी होता है। इस कारण से रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पत्ती का प्रयोग किया। तो अल्फा किरणें जब इस पत्ती के ऊपर गिराई गई तो उनको और ज्यादा फोकस करने के लिए एक स्लिट का प्रयोग रदरफोर्ड ने किया, और इस स्लिट से गुजरने के बाद ये जो सोने की पत्ती है इस पर ये अल्फा किरणें पड़ी। इसके पीछे रदरफोर्ड ने एक फोटोग्राफिक फिल्म ली, और इस फोटोग्राफिक फिल्म पर जिंक सल्फाइड की परत थी। इस फोटोग्राफिक फिल्म का प्रयोग ये था कि जो भी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी ये किरणें यहाँ पर एक फ्लैश उत्पन्न करेंगे जिससे एक धब्बा यहाँ पर आएगा, और उस धब्बे को रीड करके हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ से जो किरणें आई हैं वो यहाँ पर कहाँ पर उन्होंने अटैक किया है, तो उसका पता हमको इस फोटोग्राफिक फिल्म के द्वारा चल जाता है। तो रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया अपना, इस पूरे सिस्टम को रदरफोर्ड ने निर्वात में बंद किया। निर्वात में बंद करने का कारण ये था कि जो ये अल्फा किरणें जो यहाँ से आ रही हैं तो इन अल्फा कणों की वायु के कणों से टक्कर को रोकने के लिए इस पूरे सिस्टम को एक निर्वात में बंद किया गया। तो ये थी रदरफोर्ड के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था। तो रदरफोर्ड ने जब ये प्रयोग किया तो इस प्रयोग के आधार पर उसने जो प्रेक्षण लिए उन प्रेक्षणों पर हम चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड ने ये देखा कि जब अल्फा किरणें यहाँ से निकलती हैं और यहाँ से निकलने के बाद सोने की पत्ती से टकराने के बाद जब ये अल्फा किरणें इस फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ती हैं तो इस फोटोग्राफिक फिल्म पर जो अल्फा किरणें पड़ती हैं उनको देखा रदरफोर्ड ने, और उसने ये पाया कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे पार निकल जाती हैं, यानी कि जितनी भी अल्फा किरणें यहाँ से आई उसमें से अधिकांश अल्फा किरणें ऐसी थी जो कि सीधे आर पार निकल गई। बहुत ही कम अल्फा किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो गई। जैसा कि यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म थी तो फोटोग्राफिक फिल्म में जो स्पॉट बने थे उन स्पॉट के आधार पर रदरफोर्ड को ये बात देखने को मिली कि बहुत कम अल्फा किरणें ऐसी थी जो कि अपने मार्ग से विचलित हो गई, और अपने मार्ग से विचलित होते हुए वो इस तरह से आके और यहाँ से विचलित होकर के अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। उसके अलावा रदरफोर्ड ने यह भी पाया कि बहुत ही कम अल्फा किरणें, लगभग 20,000 अल्फा किरणों पर लगभग 1 या 2 किरणें ऐसी थी जो कि यहाँ से टकरा के इस सोने की पत्ती से टकरा करके सीधे अपने मार्ग पर ऐसे ही वापस लौट गई। जैसा फोटोग्राफिक फिल्म रदरफोर्ड ने यहाँ पर आगे की साइड ली थी, ऐसे ही फिल्म एक पीछे की तरफ भी लगाई गई, और उस फिल्म में बहुत ही कम
स्पॉट जो है वो ठीक इसके सामने प्राप्त हुए, तो जिससे ये पता चला कि कुछ किरणें ऐसी भी थी जो कि इससे टकराने के बाद वापस लौट के आ गई। तो ये जो प्रेक्षण थे ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में देखे और उसके बाद इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जो रदरफोर्ड का सबसे पहला प्रेक्षण था कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे पार निकल गई, तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसको आप ऐसे समझिए बच्चों कि अगर आप दौड़ रहे हैं और आप सीधे दौड़ना चाहते हैं तो ये सीधे दौड़ना आपका तभी संभव हो पाएगा जब आपके मार्ग में कोई भी प्रतिरोध ना हो, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके आगे बिल्कुल खुला रास्ता हो। तो वही चीज यहाँ पर भी हुई कि अधिकांश अल्फा किरणें पार निकल गई, इसका मतलब उनके रास्ते में कोई भी बैरियर नहीं था, कोई भी प्रतिरोध नहीं था। इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। दूसरी बात जो रदरफोर्ड ने कहा, जो दूसरा उसका प्रेक्षण था कि इसमें से कुछ अल्फा किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई। क्योंकि अल्फा किरणें धनावेशित किरणें हैं और इनके विक्षेपित होने का मतलब ये है कि कहीं कोई ऐसा धनावेश मौजूद था परमाणु के अंदर जिसने उन अल्फा किरणों को प्रतिकर्षित किया और इसी प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित हुई। तो इनके विक्षेपित होने से रदरफोर्ड ने यह अनुमान किया कि परमाणु के अंदर धनावेश मौजूद है जिसने कुछ अल्फा किरणों को विक्षेपित करने का कार्य किया। रदरफोर्ड का जो तीसरा प्रेक्षण था, जो उसने कहा कि कुछ अल्फा किरणें या बहुत ही कम अल्फा किरणें ऐसी थी जो वापस लौट आई, तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो धनावेश मौजूद है परमाणु के अंदर वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में है, बहुत ही छोटे से हिस्से में वो धनावेश है, और जो किरणें वापस लौटी वो किरणें थी जो कि ठीक उस धनावेश के सामने यहाँ पर पड़ी थी। जो धनावेश के ठीक सामने जो किरणें पड़ी थी वही किरणें ठीक लौट के वापस आई। तो ये जो तीन रदरफोर्ड के प्रेक्षण थे, इन तीनों प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष जो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर धनावेश मौजूद है। और तीसरा निष्कर्ष कि ये जो धनावेश है ये परमाणु के भीतर बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है। ये जो धनावेश परमाणु के अंदर बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित था, इस सूक्ष्म स्थान को रदरफोर्ड ने जो नाम दिया वो नाभिक नाम दिया। तो ये माना गया कि परमाणु के ठीक बीच में नाभिक जो कि उसका धनावेश है वो मौजूद होता है, और उसके अलावा परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। तो रदरफोर्ड ने ये कुछ अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिए थे, और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये बताऊंगी कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो परमाणु मॉडल दिया उसमें क्या क्या बातें उसने कही और क्या उसकी कमियां थी, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज आप इसको ध्यान से देखिए कि रदरफोर्ड के प्रयोग का सेटअप क्या था, रदरफोर्ड के प्रयोग के प्रेक्षण क्या थे, और उन प्रेक्षणों के आधार पर जो उसने निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष क्या थे।